में बम था। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में लाल किले के बाहर आतंकी हमले के बाद एनआईए से लेकर देश और राज्यों की टॉप एजेंसीज जांच में जुटी हुई। जांच के सेंटर में है व्हाइट कॉलर वाले कट्टर लोगों का नेटवर्क। सवाल यह है कि आखिर वो डॉक्टर जो कि जिंदगियां बचाने की कसम खाते हैं, वो कैसे मौत का मैसेंजर बन जाते हैं। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए इस नेटवर्क पे अब तक कई डॉक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल कई सारे हैं। पुलवामा के डॉक्टर उमर, फरीदाबाद के डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर सज्जाद जैसे कई नाम। और ये वो चेहरे हैं जो कि मेडिकल कैंपस से निकलकर आतंकियों के नापाक मंसूबों का अंजाम दे रहे हैं। और इनके सफेद कोट में दवा नहीं बल्कि 2900 किलो, जी हाँ 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट छिपा हुआ था। इनके हाथों में स्कैल्पल नहीं बल्कि मौत बांटने वाला डेटोनेटर था। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट है। यूपी में भी पुलिस, सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, पूछताछ लगातार जारी है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। आतंक के डॉक्टर नेटवर्क से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक कई डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली, यूपी, कश्मीर से शिकंजे में आतंकी डॉक्टर्स डॉक्टरी की आड़ में देश के खिलाफ कैसे ये साजिश रच रहे थे, उसका खुलासा लगातार हो रहा है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम, लेकिन इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश है और इसके हर एक किरदार तक पहुंचने के लिए लगातार जांच एजेंसीज अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ छापे, कई लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। कैसे ये पूरा काम हो रहा था, कैसे ये पूरा नेक्सस था, कैसे इनको फंडिंग होती थी, कहां से आया पैसा, कैसे ये आपस में कांटेक्ट करते थे, कैसे ये मिले, कैसे ये कनेक्ट हुए। ऐसे कई सवाल हैं जो कि यकीनन आपके जहन में भी होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब अभी ढूंढ रही हैं तमाम जांच एजेंसी। और चलिए मैं आपको एक एक करके इस व्हाइट कॉलर टेरर गैंग की पूरी प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं। आतंक का डॉक्टर नंबर 1 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर। पुलिस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे पकड़ा जाता है। फरीदाबाद के धौज इलाके में किराए के मकान में रहा करता था। किराए के मकान से 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर्स मिले हैं। इसके अलावा हथियारों की बरामदगी भी हुई है। 2 असॉल्ट राइफल्स और कई संदिग्ध सामान इसके घर से मिले हैं। और इसी मुजम्मिल की निशानदेही पर 2560 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिलता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला ये बताया जाता है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि इस वक्त एपिसेंटर है, उसमें ये पढ़ाता था। अब चलिए आतंक के डॉक्टर नंबर 2 से भी आपका परिचय करवा देती हूँ। यह है डॉक्टर आदिल राथर। आदिल मोहम्मद अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स इसने लगाए थे और इसी के बाद ये पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आता है। सर्विलांस की मदद से सहारनपुर से 6 नवंबर को इसको पकड़ा गया। अनंतनाग में उसके लॉकर से एक राइफल मिली है, संदिग्ध सामान भी मिलता है। इसी के साथ आतंक का ये डॉक्टर नंबर 3 है, यानी कि डॉक्टर शाहीन शाहिद। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहीन शाहिद की कार से AK-47 राइफल मिली है। शाहीन की कार आतंकी मुजम्मिल शकील चलाता था। जैश-ए मोहम्मद के लिए भारत में ये महिला विंग और रिक्रूटमेंट का जिम्मा संभालती थी। शाहीन को भारत में जमात उल मोमिनात की कमान दी गई। इसी कड़ी में एक और डॉक्टर है, आप इन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। ये चौथा डॉक्टर है, डॉक्टर उमर मोहम्मद। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाता था।
उमर मोहम्मद पर ही दिल्ली में फिदायीन हमले का शक है। अब आतंक का डॉक्टर नंबर 5 से भी आपको मिलवा देती हूँ। यह है डॉक्टर परवेज और इस पर डॉक्टर आदिल राठौर से जुड़े होने का शक है। लखनऊ के मड़ियाव इलाके का रहने वाला है। यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर और लखनऊ पुलिस ने घर पर छापा मारा। डॉक्टर परवेज पर लॉजिस्टिक या फिर फंडिंग में शामिल होने का शक है। ये शाहीन का भाई है और कहा गया कि शाहीन ने ब्रेन वॉश किया था। आतंक का डॉक्टर नंबर 6 है डॉक्टर सज्जाद, जो कि आतंकी डॉक्टर उमर का बेहद करीबी दोस्त बताया जाता है। बत्रा मेडिकल कॉलेज जम्मू से एमबीबीएस इसने किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये सीनियर रेजिडेंट के तौर पर तैनात था। हाल ही में डॉक्टर सज्जाद की शादी हुई। इसके अलावा एक और डॉक्टर की चर्चा हो रही। डॉक्टर नंबर 7 है डॉक्टर तजामुल, जम्मू कश्मीर के कुलगाम का ये रहने वाला है। श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर है। श्रीनगर के करण नगर से इसे हिरासत में लिया गया। रेकी और नेटवर्क लिंक की जांच चल रही। कैसे इस पूरे मॉड्यूल में इसका रोल था, ये पता लगाने की कोशिश है। इसके अलावा ये भी खबर है कि कई ऐसे डॉक्टर्स, बाकायदा उनकी एक पूरी लिस्ट है जो कि जांच एजेंसीज ने तैयार की और उनमें से हर किसी को इस वक्त डिटेन करके कैसे पूछताछ हो, कैसे सच सामने आए, ये कोशिश है। तो देश के खिलाफ ऐसी नापाक हरकत के गुनहगार सिर्फ ये आतंकी डॉक्टर से नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहले भी ऐसे कई इंजीनियर सामने आए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं का या तो अंजाम दिया या फिर उनमें शामिल रहे। और ये फहरिस्त काफी लंबी है। उनमें से कुछ की प्रोफाइल हम आपको बताने जा रहे हैं। इन चेहरों को भी आप ध्यान से देखिएगा। पहला नाम है जुबैर हंगरगेकर। महाराष्ट्र के पुणे में हाईटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। भारत में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन नेटवर्क का हिस्सा। आतंक के लिए क्यूए और कोडिंग स्किल का इस्तेमाल करता था। युवाओं को भड़काकर कट्टरपंथी जुबैर बनाया करता था। आतंक के दूसरे नंबर के इंजीनियर से भी मिल लीजिए। इसका नाम शहनवाज आलम, झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला। दिल्ली पुलिस ने इसे यूपी से गिरफ्तार किया। ये एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। आईएस से जुड़े हुए पुणे मॉड्यूल में भी ये शामिल था। दिल्ली, अयोध्या में हमले की साजिश थी इसकी। मुंबई का चबाड़ हाउस भी इसके टारगेट पर था। इसके अलावा अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम भी आया। यह आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग इसने की थी। गोरखपुर मंदिर में पुलिस वालों पर हमले का ये दोषी। 3 जनवरी 2022 को धारदार हथियार से हमला कर दिया। 28 जनवरी 2023 को फांसी की सजा सुनाई गई। 60 दिन की कस्टडी के बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी। इसके अलावा एक और नाम है इस पूरे लिस्ट में। वो नाम है मंसूर असगर पीर भोई, इंडियन मुजाहिदीन के मीडिया सेल का प्रमुख। देश में कई बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है। साल 2008 में मंसूर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक और नाम है रियाज भटकल का। भटकल ने ही इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना की। साल 2006 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में इसका हाथ था। दिल्ली और हैदराबाद में भी यही शामिल था ब्लास्ट में। इसके अलावा अनवर अल अवलाकी 30 सितंबर साल 2011 को अमेरिकी हमले में ढेर हुआ। कट्टरपंथ का प्रभावशाली प्रचारक इसे बताया जाता था। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा था। अमेरिका के ड्रोन हमले में इसकी जान गई। तो ये वो तमाम नाम जो कि हमने आपको बताया। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, जरा जल्दी से वो आपको बता दें। आतंकी उमर मोहम्मद पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फरारी के वक्त 2 मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल कर रहा था। 2 मोबाइल फोन के साथ वो नजर आया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो विजुअल्स हैं, सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो नजर आ रहा है। और ये भी मालूम पड़ता है कि उसके पास 2 मोबाइल फोन है। 30 अक्टूबर के दिन एक मोबाइल शॉप में वो बैठा हुआ नजर आता है। आप सीसीटीवी में जरा देखिए, आतंकी उमर एक बैग के साथ नजर आएगा आपको। फिर बैग के भीतर से एक मोबाइल फोन निकाल करके दुकानदार को दे रहा है। दूसरा मोबाइल फोन उसके पास ही नजर आता है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे फोन चार्जिंग के दौरान उमर की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो परेशान है, घबराया हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक है कि जैश के आतंकी उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे। लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली में घुसने से पहले उमर ने ये तो फोन ठिकाने लगा दिए या तो फिर नष्ट कर दिया, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के वक्त उमर के पास मोबाइल फोन नहीं था, ना इसकी जानकारी कोई सामने आई। लेकिन आखिरकार ये 2 मोबाइल फोन जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं वो गए कहां? क्या इसने किसी को दे दिया या कि पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, ये सवाल बना हुआ है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि असल कहानी क्या है और ये कहानी कहां से शुरू हुई।
अक्टूबर की 19 तारीख को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगते हैं। पुलिस को तुरंत खबर मिलती है, पोस्टर जब्त किए जाते हैं, एक एफआईआर दर्ज की जाती है और तहकीकात शुरू की जाती है। जांच से पता चलता है कि कुछ नौगाम के लोकल्स जो है वो इस मामले में मुलविस है। 3 लोकल्स की गिरफ्तारी होती है और जिनकी पूछताछ के बाद पता चलता है कि एक और व्यक्ति जिसकी पहचान मौलवी इरफान के तौर पर हुई है, उनके कहने पर ये जैश मोहम्मद के पोस्टर्स श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगाए गए हैं। पुलिस ने मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया। वो दक्षिण कश्मीर के शुपियां का रहने वाला है, लेकिन श्रीनगर के नौगाम इलाके में वो इमाम का काम पिछले कई सालों से कर रहे थे। इमाम की पूछताछ हुई और उसकी पूछताछ के दौरान पुलिस को डॉक्टर अदील के बारे में पता चला। डॉक्टर अदील दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है और डॉक्टर अदील उस वक्त सहारनपुर यूपी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर डॉक्टर अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। करने के बाद उसे श्रीनगर वापस लाया गया। श्रीनगर में डॉक्टर अदील की पहचान और डॉक्टर अदील की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जांच के दौरान डॉक्टर अदील ने पुलिस को चौंकाने वाली खबर बता दी। पुलिस को डॉक्टर अदील ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एक लॉकर में उन्होंने AK-47 राइफल रखी है। ये GMC अनंतनाग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये GMC अनंतनाग की बिल्डिंग है और इसी GMC अनंतनाग यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बिल्डिंग के अंदर एक लॉकर के अंदर डॉक्टर अदील ने AK-47 राइफल छुपा के रखी थी। पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंच जाती है, AK-47 राइफल को यहां से जब्त किया जाता है और जांच में पता चलता है कि अक्टूबर की 2024 के अक्टूबर महीने तक डॉक्टर अदील इसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और उसके बाद वो यहां से निकलकर जो है सहारनपुर यूपी चले जाते हैं। वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अदील की पूछताछ से जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के बारे में पता चला। दोनों डॉक्टर फरीदाबाद में काम कर रहे थे और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। एक स्पेशल यूनिट जो है वो फरीदाबाद भेजी जाती है, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील है उसकी गिरफ्तारी होती है। उसकी गिरफ्तारी के चंद दिन बाद वहां पर भी एक छापामार कार्रवाई होती है और उस छापामार कार्रवाई में बड़ी मिकदार में एक्सप्लोसिव्स जब्त हो जाते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गज़वतुल हिंद की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया और गिरफ्तारियों के बारे में भी जानकारी साझा की। तो मौलाना इरफान वो किरदार जहां से आतंक के डॉक्टर नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गई। वो मौलाना इरफान कौन है, ये डिटेल भी आपको हम जरा बता देते हैं। तो देखिए, मौलवी इरफान नौगाम मस्जिद का इमाम है। आतंकी डॉक्टर मौलवी इरफान से कांटेक्ट में थे। आतंकी डॉक्टर्स को मौलवी ने कट्टरपंथी बनाया। स्टूडेंट्स को कट्टर वीडियो ये दिखाता था। मुजम्मिल और आदिल का बेहद करीबी बताया जाता है इसे। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में काम किया करता था। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स के ये कांटेक्ट में आ गया। उसके बाद इसने जैश के वीडियोस दिखाए, उनका ब्रेन वॉश कर दिया। टेलीग्राम, थ्रीमा पर कई अकाउंट्स का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर जैश का प्रोपेगेंडा एक तरीके से फैलाता था। धार्मिक कामों की आड़ में ये फंड जुटाया करता था, पैसे लिया करता था, हथियार और आईडी में पैसा खर्च करता था। शोपियां में इरफान के घर पुलिस की तलाशी भी देखने को मिली। ये सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी बीच आपको बताते चले कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में जितने भी डॉक्टर शामिल हैं, उन सबको मौलवी इरफान ने ही कट्टरपंथी बनाया। इसलिए मौलवी इरफान पर ही फरीदाबाद मॉड्यूल से लेकर दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। मौलवी इरफान के ऑल इंडिया टेरर प्लान को जानने के लिए हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं, कैसे उसके ब्रेन वॉश किए गए आतंकियों का इंडिया के अलग अलग शहरों से कनेक्शन है, वो आप जरा समझ लीजिए। मौलवी इरफान जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला, ये हमने आपको बताया। वो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कर्मचारी था। यहीं पर उसने डॉक्टर अदील से लेकर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के कांटेक्ट में आया। वो बाद में नौकरी छोड़कर इरफान नौगाम की मस्जिद में मौलवी बन गया और यहाँ पर डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल को बुलाकर उसका ब्रेन वॉश किया।
अगला शहर है गांदरबल। इरफान का प्रमुख सहयोगी जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा यहां का रहने वाला है, जो कि फरजंदान ए दारुल उलूम देवबंद जैसे रेडिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है फरीदाबाद की, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। 3000 किलो विस्फोटक यहीं से मिले हैं, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। यहां पर मुजम्मिल और उमर पढ़ाई करते थे। मेवात में मौलवी इरफान के कनेक्शंस मिले। मेवात के मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ने फरीदाबाद में लॉजिस्टिक्स दी। ये टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर से हरियाणा और यूपी तक फैला हुआ है। यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल राथर की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन यूपी की राजधानी लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है। ये हम आपको इस वक्त जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो मैप आप देख रहे हैं, ये मेवात का हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मेवात की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उस पूरे इलाके में खबर ये भी आई कि जो जांच एजेंसीज हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई। लेकिन अब हम आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की बात बता रहे हैं। लेडी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज यहीं के रहने वाले, सहारनपुर से। इससे पहले आदिल की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद लखनऊ का भी नाम सामने, और दिल्ली में तो धमाका हुआ। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एजेंसीज को डॉक्टर नेटवर्क का एक बड़ा सुराग मिला। नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिला। दिल्ली में शाहीन और परवेज ने मुलाकात की थी। शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की। अक्टूबर में दिल्ली में नेटवर्क की मीटिंग हुई थी और आज इन डॉक्टर्स का पता लगाने में टीमें जुटी हुई हैं। हम आपको लगातार बता रहे कि बकायदा एक पूरी लिस्ट तैयार है, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में ये तमाम आतंकी आए, जिन लोगों के साथ ये उठे बैठे, जिनसे बात हुई, जो चैट्स हैं, जो कि वॉइस कॉल्स हैं, सबको इस वक्त डिकोड किया जा रहा है। और उसी के आधार पर अब खबर ये है कि 6 डॉक्टर से शाहीन और परवेज ने मुलाकात की थी। अब उनको पकड़ने के लिए कैसे उनसे उन तक पहुंचा जाए, ये कोशिश है इस वक्त एजेंसीज की। और चलिए मैं आपको फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की साजिश से लेकर दिल्ली में कार धमाके तक की डे टू डे की पूरी टाइमलाइन हम एक बार जरा दिखा देते हैं। तारीख 19 अक्टूबर 2025। इस दिन क्या हुआ? इस दिन दरअसल श्रीनगर के नौगाम में जैश के पोस्टर्स मिले, उसके बाद FIR दर्ज होती है। ये सबसे पहला दिन था जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है, मतलब मालूम पड़ता है कि पोस्टर्स वहां पर लगे। 20 से 27 अक्टूबर के दरमियान शोपियां से मौलवी इरफान अहमद वाक़े को गिरफ्तार किया गया। गांदरबल से जमीर अहमद की अरेस्टिंग होती है। उसके बाद नवंबर का महीना आता है, तारीख थी 5 नवंबर। सहारनपुर से इसी पूरे मामले में डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। 7 नवंबर को अनंतनाग हॉस्पिटल से एक AK-56 गोला बारूद जब्त होता है और यहीं से पूरा केस ही बदल गया। 8 नवंबर की तारीख को अल फलाह यूनिवर्सिटी से बंदूक, पिस्टल और बारूद मिला। अल फलाह से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 9 तारीख फरीदाबाद में मद्रासी नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होता है। फिर 10 तारीख फरीदाबाद की धेरा कॉलोनी से विस्फोटकों की बड़ी खेप जब्त होती है। हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2563 किलो विस्फोटक मिलते हैं। अल फलाह कैंपस की मस्जिद में इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक का घर और उसके बाद यहां से 358 किलो विस्फोटक की बरामदगी होती है। डेटोनेटर्स मिलते हैं, टाइमर्स भी जब्त होते हैं। 10 नवंबर को ही एजेंसीज के एक्शन से इतना बौखला गए ये डॉक्टर्स कि उमर वहां से भाग निकला और शाम 6:55 पर इसी दिन 10 तारीख को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट पूर्व नियोजित या फिर एक्सीडेंटल, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन जांच में कई सारे बड़े और गंभीर खुलासे हो रहे हैं। 11 नवंबर को दिल्ली धमाके की जांच NIA को सौंप दी गई और इस पूरे मामले में एक एक करके जो सच है वो सामने आ रहा है और भी कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब टीम तलाश रही है। तो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टर्स के आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पूरे देश में इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए हर आतंकी मोहरे को दबोचा जा रहा है। सबसे पहले बात अगर हम जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर आतंकी मॉड्यूल की जांच में जमाते इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया। पुलिस ने शोपियां जिले में जमाते इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर समेत राष्ट्र विरोधी तत्वों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया।
ये कार्रवाई फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की निशानदेही पर ही हो रही है। पुलवामा से डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त सज्जाद को भी पुलिस पहले ही डिटेन कर चुकी है। कुलगाम में जमाते इस्लामी के 200 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा रामबन, बांदीपोरा में भी आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब यूपी में भी कार्रवाई क्योंकि लगातार चल रही है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, लखनऊ छापेमारी यहां पर की। सहारनपुर से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दोनों आतंकी अदील अहमद के करीबी बताए जाते हैं। मुजफ्फरनगर में एटीएस ने एक मदरसे में छापा मारा। यहां पर आतंकी सुलेमान और सुहेल के बारे में पूछताछ की गई। इसके अलावा यूपी के ही हापुड़ में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के घर पर छापेमारी कर उसके परिजनों से पूछताछ की गई। अब बात जरा हरियाणा की। यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी धमाके की जांच के एपिसेंटर में है। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा एसटीएफ की टीम कई बार जांच कर चुकी है। अब तो एनआईए की टीम भी इसी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद है। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा का मेवात जांच के केंद्र में है। हफीज मोहम्मद इश्तियाक अल फलाह कैंपस की मस्जिद में इमाम था। हफीज मोहम्मद इश्तियाक के घर से ही 2563 किलो विस्फोटक मिला। अब इसी फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के मुंब्रा इलाके में एक शख्स को हिरासत में लिया। सूत्र बताते हैं कि कार्रवाई दिल्ली ब्लास्ट और उससे जुड़े हुए नेटवर्क की कड़ी के तौर पर ही की गई। फिलहाल संदिग्ध से यहाँ पर पूछताछ चल रही है। अब जरा गुजरात की बात कर ले क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर एक्शन चल रहा है। गुजरात में सुरक्षा एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन तेज है क्योंकि रविवार को अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे और तीनों आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए रिसीन नामक बेहद घातक जहर तैयार कर रहे हैं। अब उनसे भी लगातार जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच बेहद तेज हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची है। यूनिवर्सिटी के अंदर एनआईए के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में यूपी पुलिस की टीम भी मौजूद है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर इस वक्त एनआईए के अधिकारियों की मौजूदगी। यूपी पुलिस की टीम लखनऊ से आई है यहाँ पर। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ते हुए और इसी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी है। मेरे साथ अभिषेक राज मेरे सहयोगी इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी से लाइव कनेक्टेड है। अभिषेक जरा अपडेट दीजिएगा, एनआईए की टीम इस वक्त वहां पर पहुंची है यूपी पुलिस के साथ। देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार जांच कर रही है। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर के पोर्शन में है और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर स्टूडेंट्स रुकते हैं वो आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको पीछे अल फलाह मस्जिद नजर आएगी। यहीं पे जो बताया जा रहा है मौलाना इश्तियाक जो है वो यहाँ पर रहा करता था और यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मस्जिद के ठीक पीछे इश्तियाक का घर भी है। इश्तियाक ही जो है उसको जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त जो मुजम्मिल बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ता था। इसके अलावा उमर जो है वो यहाँ पर आया करता था। इसके अलावा अभी इस वक्त अगर मैं बताऊं आपको तो यूपी की जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है, एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है और जिस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, कौन कौन से लोग हैं जो कि मुजम्मिल और अदील और जो उमर है उसके करीबी हैं, इनकी शिनाख्त की जा रही है। उनके कॉल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। कुछ लोगों को अभी डिटेन भी किया गया है जिनसे लगातार पहले पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उनके संलिप्तता के आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको तो ये जो आप देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है, शाहीन जिसका नाम निकल के आ रहा है इस पूरे एपिसोड में। ये देखिए, शाहीन इसी हॉस्टल में रहती थी और इसके ठीक बगल में जो बॉयज हॉस्टल है वहां पर बताया जा रहा है कि उमर रहा करता था। तो लगातार जो जांच है इस पूरे मामले की वो की जा रही है और जैसे जैसे नई नई बात, नए नए नाम निकल के सामने आ रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे इतने विस्फोटक हैं, खुलासे ऐसे हैं जो चौंकाने वाले भी हैं क्योंकि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी है इससे लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पे ही वो घर था जिसको रेंट पे लिया गया था मुजम्मिल के द्वारा, जहां पर बड़ी संख्या में जो विस्फोटक सामग्री है उसको बरामद किया गया था। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो
रास्ता अंदर जा रहा है, ये जो इश्तियाक है जो कि मौलाना है इस मस्जिद के, उसका घर है और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उससे भी कई सारे जो राज है वो निकल के सामने आए थे। तो जांच अभी चल रही है इस पूरे मामले में और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए जो खुलासे हैं वो निकलकर अभी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो तमाम किरदार, वो तमाम लोग जो कि इस मुजम्मिल के, उमर के और शाहीन के करीबी थे, उन सबों के ऊपर जो कार्रवाई है वो अभी एनआईए, यूपी पुलिस की एटीएस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो करते हुए नजर आ रही है। देश के दुश्मनों को पकड़ने के लिए, चिन्हित करने के लिए लगातार कार्रवाई वहां पर जांच एजेंसीज भी यहां पर करती हुई। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट देंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। डॉक्टर की यूनिफॉर्म में दिख रहा है आतंकी उमर। तो एक नई तस्वीर है आतंकी उमर की, हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सामने आ चुके हैं। अब ये देखिए ये तस्वीर और जरा ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। सफेद कोट में यहाँ पर आपको उमर नजर आ रहा है और आमतौर पर डॉक्टर्स को लेकर के बहुत सम्मान का भाव रहता है, लेकिन कैसे जिंदगियों को बचाने वाले ये डॉक्टर्स जिंदगियां खत्म करने पर उतारू हो गए, आप देख सकते हैं इस पूरे मामले में। और यहाँ पर उमर नजर आ रहा है डॉक्टर के यूनिफॉर्म में। एक ऐसी साजिश उसने रची और उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि अभी भी उस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासा लोगों को इस खौफ में डाल रहा है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या डॉक्टर्स ऐसा भी कर सकते हैं क्या। ये वो उमर है जिसने इस बड़ी साजिश को अंजाम देने में एक बड़ी भूमिका निभाई और उसकी एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर।